चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। अगर हम इसे देखें जनरली कैटेगराइज करते हैं 3-4 पार्ट्स में इस चैप्टर को। सबसे पहले इसमें आइसोमेरिज्म आ जाता है, दूसरा फिर इसमें सबसे पहले नॉमेनक्लेचर आता है, फिर आइसोमेरिज्म आता है, फिर इसमें जीओसी आ जाता है और फिर एक लास्ट में क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पार्ट आ जाता है। चलिए स्टार्ट। आज जितना कवर होगा देखेंगे हम। चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहला तो जनरल इंट्रोडक्शन देख लेंगे, टेट्रावैलेंसी देखनी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर इसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई कैसे करते हैं, नेचर और आइसोमेरिज्म कुछ इसके प्रमुख टॉपिक रहेंगे। तो सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें को मिलते हैं ये, जैसे कि क्लॉथ से लेके फ्यूल, पॉलीमर्स, डाइस, मेडिसिन्स, इन सब में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। आपका क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हम आगे देखेंगे, मगर सबसे पहले देख लेते हैं। बर्जेलियस ने एक थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, जो कि कहता है कि कोई एक नेचुरल फोर्स होती है जो ये इन कंपाउंड्स को बनाती है। इनको लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में एक मिथ जो था बर्जेलियस ने दिया था, जो कि बाद में रॉन्ग प्रूव हुआ। एफ वोलर ने इसको रॉन्ग प्रूव करा बाय सिंथेसाइजिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको कहते हैं हम यूरिया। उन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट को गर्म करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना लिया था, ठीक है, जिससे ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ये डिमोलिश हो गई थी। तो आखिरकार सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है वो देख लेते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज नेम सजेस्ट स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। जो भी आपके हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी होती है और उसके जो भी डेरिवेटिव होते हैं वही आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाती है। फिर बाद में देख लेते हैं आखिरकार कार्बन की ही स्टडी क्यों करनी है। तो इसकी कार्बन की स्टडी करने के दो आपके मेन कारण हैं, क्योंकि इसके पास दो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होती है इसके पास टेट्रावैलेंसी की प्रॉपर्टी और एक होती है इसके पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। क्या होती है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो टेट्रावैलेंसी एज नेम सजेस्ट, टेट्रा का मतलब हो गया 4, वैलेंसी का मतलब हो गया कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्योंकि इसकी टेट्रावैलेंट है, ये एक टेट्रावैलेंट कंपाउंड है, 4 कंपाउंड से मिलकर इसकी वैलेंसी हो सकती है पूरी। तो ये एबल है कि ये किसी भी टाइप का बॉन्ड बना ले। ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे वो होती है मेनली मुख्य बात। तो कार्बन की सबसे पहली बात तो यही है कि ये टेट्रावैलेंट कंपाउंड है। इसलिए सबसे पहली बात इसमें कुछ इसके बारे में ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म करता है, जो कि टेट्राहेड्रल होते हैं शेप में। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बनाते हैं जो कि ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं, और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बनाते हैं जो कि लीनियर शेप होते हैं। ये हमारा ये जो थीम है ये आपकी केमिकल बॉन्डिंग से आई है। केमिकल बॉन्डिंग में इसके आपको काफ़ी कह सकते हैं इसके और अच्छे से पता लगेगी। बेसिकली sp3 कैसे बनाता है ये देखो। बॉन्ड्स हमें पता है दो तरीके के होते हैं, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ये बेसिकली हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। वहीं पर पाई बॉन्ड क्या होता है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। अब ये जो सिग्मा ऑर्बिटल्स जो होते हैं, जितने नंबर ऑफ सिग्मा होंगे वो डिटरमाइन करते हैं कि आखिरकार उसकी क्या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगी। यदि आपके 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो sp3 हो जाएगी। तो जब 3 सिग्मा बॉन्ड है तो अपने आप एक पाई बॉन्ड भी होगा, ये तो आपको पता ही है। चलो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी बात को। तो ये याद रखना कि ये सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स बनाता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो बता देते हैं।
मगर उससे भी पहले मुझे एक चीज़ आपको और बतानी पड़ेगी, जो कि है आपके कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। कैटिनेशन क्या होता है? बेसिकली सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन जो अपने ही एटम के साथ काफ़ी लंबी लंबी चेन बनाता है, वो सबसे ज़्यादा ये प्रॉपर्टी कार्बन में देखने को मिलती है। हालांकि और एलिमेंट्स में देखने को मिलती है, सल्फ़र में मिल जाती है, एसेट 8 बना देता है, मगर कार्बन में ये कुछ ज़्यादा ही पाई जाती है। तो इससे क्या होता है, अगर इसे कुछ और भी नहीं मिलता तो ये कार्बन के साथ ही रिएक्ट कर देता है, या तो उसके साथ ट्रिपल बना लेगा या डबल बना लेगा, उसके ऊपर बात है। तो ये कैटिनेशन है, तो इससे बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। एक फ़न फैक्ट बताऊं तो जितने नंबर ऑफ़ आपके कंपाउंड्स जो भी ऑर्गेनिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। कार्बन ही इतने कंपाउंड बना देता है कि पूरे इनऑर्गेनिक के भी डबल कंपाउंड्स बैठ जाते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देख लेते हैं कि आकर स्ट्रक्चरली इन्हें कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो ये स्लाइड मिस है इसको मैं ऐड करके बाद में आपको दे दूँगा। तो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड को का जो स्ट्रक्चर है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3-4 तरीके हैं हमारे पास। या तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना लो, है ना, या फिर कंप्लीट कंडेंस्ड या बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर फार्मूलाज बना लो। सबसे पहले लेविस को देख लेते हैं। लेविस स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली सिंपली डैश स्ट्रक्चर होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में बनाना होता है। ये तो हम ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में मैं नहीं समझता कि हमें इतना ज़्यादा डिस्कशन होना चाहिए। मगर लेट ए फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हमें बस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच में शो करने होते हैं, और जो उनके बीच की शेयरिंग होती है वो शो करनी होती है बस। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि CCl4, CHCl3, ये एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो कार्बन है यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 इसके इलेक्ट्रॉन्स है, 4 डिफरेंट साइड्स पे लगा देंगे। फिर क्लोरीन आ रहा है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक हो जाएगा। यहाँ पे इसने सिंगल बॉन्ड बना लिया। सिमिलरली यही सेम चीज़ जो होगी हमारी दूसरी तरफ भी होगी। सॉरी, ऐसे ही सेम चीज़ हमें इन सब में दिखा देना है। क्लोरीन को और एक हाइड्रोजन को दिखा देंगे। कार्बन अपनी जगह स्टेबल हो जाएगा और ये सब अपनी जगह स्टेबल हो जाएंगे। अब कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम ऐसे डैश की तरह दिखा देते हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैं एक बार इसको सही कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बात करूँ अगर, तो यहाँ पे देखो, जैसे इथेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर हम इस तरीके से दिखा देते हैं, और इथीन का इस तरीके से, और इथाइन का इस तरीके से। तो इसको अगर जानने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मुझे बतानी चाहिए, आई थिंक वो ये बतानी चाहिए कि आखिरकार ये जो सिंगल, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का चक्कर क्या होता है। तो देखो, ये हाइड्रोकार्बन्स में और अच्छे से समझ में आएगी, मगर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जो हाइड्रोकार्बन्स है ना, बेसिकली वो एल्कीन्स और एल्काइंस में क्लासीफाई हैं हमारे। अब एल्केन्स ऐसे कार्बन के बॉन्ड्स होते हैं जिनमें सिंगल होता है। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड हो जाता है, और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। तो जिधर जो भी एल्केन होगा उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन, जैसे कि नंबर ऑफ़ कार्बन जो होते हैं 1 के लिए एथ, 2 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, इस तरीके से यूज़ करते हैं। और अगर वो एल्केन है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो उसके लास्ट में एल्केन है ना, चूँकि वो तो एन लग जाता है, यहाँ पे ईन लग जाता है, यहाँ पे वाइन लग जाता है, YNE। तो वही है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सब कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन के बीच देखना है, ना कि कार्बन या किसी और एलिमेंट के, कार्बन के बीच। इथेन, यहाँ पे इथीन आएगा यहाँ पे, वो कैसे आएगा वो मैं, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरीके से।
ये इथीन हो गया आपका। फिर एक इथाइन होता है जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, जैसे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है आपके। अब कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में बेसिकली क्या होता है, हम इन बॉन्ड्स को कहीं कहीं तो दिखा देंगे, कहीं कहीं नहीं दिखाएंगे, वो हमारे ऊपर बात है। जैसे इथेन में CH3 आपकी मन है, आप दिखाना चाहोगे बॉन्ड दिखा दो। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड दिखा भी देते हैं, कई बार नहीं भी दिखाते हैं। इथीन में दिखा दिया, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड, इथाइन में दिखा दिया ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिखाना ज़रूरी है, सिंगल बॉन्ड दिखाना चाहो तो दिखा दो, वरना ना भी जाओ तो नहीं भी दिखाओगे। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होता है, सिर्फ हम बॉन्ड्स को दिखाते हैं, कार्बन को उसमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। बेसिकली बॉन्ड्स के जो एंड्स होते हैं उस पर हम अपने आप ही वो होता है कि कार्बन है वो, जो भी आपका मान लो ये जो भी आपका ये जो शार्प एज जो भी बनेंगे यहाँ पे, ये कार्बन को डिनोट करेंगे। फिर उस हिसाब से हम अपने आप हाइड्रोजन लगा लेते हैं। जैसे इस कार्बन में 2 आ गए हैं आपके ऑलरेडी, तो 2 हाइड्रोजन इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे एक ही आपका एक ही बॉन्ड बना है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा बॉन्ड लाइन फार्मूला हो गया है। बॉन्ड लाइन में बेसिकली क्या होता है, यूजेस टू शो ओनली लाइंस, सिर्फ हमें लाइंस को शो करना होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में, सिर्फ लाइंस को शो करता है, कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स को हम शो नहीं करते हैं इसमें। ये लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड्स को सिर्फ। बेसिकली जिगजैग फैशन भी यूज़ हो जाता है कई बार, जैसे कि एग्जांपल ले लिया यहाँ पे 3 मिथाइलोकेंट को जो है हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे अगर आप कंडेंस स्ट्रक्चर में देखोगे तो 3 मिथाइलोकेंट को क्या कहेंगे, एक्चुअली में ना ये यहाँ की जगह ये इस वाले कार्बन को आप कंसिडर करना, क्योंकि ये वाला गलत है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी इसमें गलती हो गई है, ये CH3 का बॉन्ड यहाँ आना था, चलो कोई बात नहीं। ये आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में सॉरी उसमें कंडेंस स्ट्रक्चर में ऐसे लिख दोगे आप इसको, बॉन्ड लाइन में आप ऐसे लिखोगे, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बस जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए आपको करा है। बॉन्ड लाइन में ये देखो टर्मिनल्स पे हम अपने आप ही मान लेते हैं कि कार्बन हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम हाइड्रोजन चढ़ा लेते हैं खुद की कैलकुलेशन करके। जैसे 2 ब्रोमोब्यूटेन को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे बॉन्ड लाइन में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, कंडेंस में ऐसे बॉन्ड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर दिया, सॉरी बॉन्ड लाइन में इसको ये ऐसे, ये बॉन्ड लाइन का है, ये आपका कंडेंस्ड का है, दोनों ही कंडेंस्ड के फॉर्मूला है। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। अब कोई भी अगर साइक्लिक कंपाउंड्स है तो बॉन्ड लाइन फार्मूले इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे ये है ना, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो। ये आपका साइक्लोपेंटेन है, इसको ऐसे लिख दिया आपने। साइक्लिक कंपाउंड्स बेसिकली ये साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ये हम हाइड्रोकार्बन में और अच्छे से जान पाएंगे, मगर अभी के लिए ये जानो कि साइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे होता है जिनका स्टार्टिंग कार्बन और एंडिंग कार्बन वो उनके बीच में बॉन्ड हो, स्टार्टिंग और एंडिंग में, मतलब एक क्लोज चेन सी बना देते हैं वो। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो सर्कुलर ही बने हर बार, वो कोई भी शेप ले सकती है, आपका पेंटागन भी ले सकती है, हेक्सागन भी लेती है, ट्रायंगल भी ले लेती है, स्क्वायर भी ले लेती है, कुछ भी ले लेगी वो। जैसे ये क्लोरोहेक्सेन है तो यहाँ क्लोरीन लगा दो। अब 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन की किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3D कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में तो हमें 3D कोई भी पेपर पे हम 2D स्ट्रक्चर्स ही बना सकते हैं, मगर एक्चुअली में जो ये मॉलिक्यूल्स हैं जो हम केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये 3 डायमेंशनल एक तरीके से 3 डायमेंशनल फेज़ की तरह 3 डायमेंशनल होते हैं एक्चुअली में जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो उसमें हम 3D स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि पेपर में तो 2D स्ट्रक्चर्स ही दिखा सकते हैं, तो 3D को करने के लिए हम एक सॉलिड वेज जो होती है वो डिज़ाइन करते हैं, और एक डैश वेज भी होती है हमारी। तो जो ये सॉलिड वेज है ये बेसिकली वेज स्ट्रेंगुलर शेप को कह देते हैं, ये यूज़ होती है जो कि प्रोजेक्शन जो आपके आउट ऑफ द प्लेन पेपर है। बेसिकली 3D बॉन्ड्स अगर आप देखोगे क्यों नहीं बना सकते 2D में, 2D में इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि 3D में होता है 3 डायमेंशंस, पेपर पर हम 2 डायमेंशनल फिगर्स बनाते हैं। तो उसमें क्या होगा, हम कुछ बॉन्ड्स हमारे बाहर की तरफ भी आ सकते हैं, कुछ बॉन्ड्स अंदर की तरफ होंगे, इनसाइड द प्लेन होंगे, और कुछ बॉन्ड जो होगा बाहर की तरफ जा रहे होंगे प्लेन के अंदर से भी,
तो उसमें तो जो सॉलिड वेज है वो तो रिप्रेजेंट करती है आपकी क्या, जो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है, कि प्लेन के बाहर है। और डैश वेज स्ट्रक्चर जो होती है ये आउट ऑफ द प्लेन तो है, मगर जो ये है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से दूर है, वो बॉन्ड को ये डैश वेज लाइन शो करती है। जैसे कि मान लेते हैं हमने CH3 का मॉलिक्यूल पढ़ा था। CH3 का कैसा होता है मॉलिक्यूल, कुछ इस तरीके से शेप होता है उसका। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, एक तो जो आपकी लाइन है ये बाहर जा रही है आउट ऑफ द प्लेन, एक ये आउट ऑफ द प्लेन, ये सेम प्लेन पर लाई कर रही हैं। तो जो लाई कर रही हैं उनको तो ऐसे ही नॉर्मल बना देते हैं, मगर जो लाई नहीं कर रही है, मान लो जो आउट ऑफ द प्लेन पेपर जो आपके पास वाली लाइन है, उसको तो आप सॉलिड वेज इस तरीके से सॉलिडली कलर कर देते हैं। वहीं पे जो आपकी वो भी एक और अगर बॉन्ड अगर आपका जा रहा होगा आउट ऑफ द प्लेन मगर वो आपसे दूर है, तो उसमें आप क्या करते हो, लाइन वाला फॉर्मेशन करते हो, जहाँ पे बड़ी वाली लाइन पहले आती है और छोटी वाली एंडिंग में आ जाती है। तो ये है बॉन्ड्स। तो ये जो दो बॉन्ड्स आप देख रहे होगे, ये वाला और ये वाला बॉन्ड्स, ये तो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, तो ये तो नॉर्मली बन गए। अब ये सॉलिड वेज जो है ऑब्जर्वर के पास है और आउट ऑफ द प्लेन है, तो यहाँ पे सॉलिड वेज प्लेन बन गया। वहीं पर ये डैश वाला जो है आपका, ये आपका बेसिकली अवे तो है ही प्लेन से, मगर साथ ही साथ ये आपका प्लेन से अवे होने के साथ साथ ये ऑब्जर्वर से दूर है, इसलिए यहाँ पे डैश स्ट्रक्चर हमने यूज़ कर दिया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो अगर उनकी स्ट्रक्चर के बेस पे अगर हमें क्लासिफाई करना है तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे। एक तो चेन, जो हम ओपन चेन हमने पढ़ी थी, जो ये एग्ज़ाम्पल हैं, ये वाले एग्ज़ाम्पल हैं। जैसे ये वाला जो एग्ज़ाम्पल है ये ओपन चेन का एग्ज़ाम्पल है आपका, ये वाला ओपन चेन का एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पे एंडिंग कार्बन और लास्ट वाले और जो स्टार्टिंग वाले कार्बन है उसके बीच में बॉन्ड नहीं होता, एक चेन सी बन जाती है। ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं इस तरीके से, या फिर जो साइक्लिक होते हैं जिनमें मैंने बताया था जो रिंग टाइप के स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब ये साइक्लिक भी हो सकती है, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके क्या होता है, सेम टाइप का एलिमेंट ही यूज़ हो रहे हैं आपके, कार्बन और हाइड्रोजन, उनके अलावा कोई भी और एटम नहीं आ रहा, ना ही आपका कोई भी जो सब्स्टिट्यूएंट है वो है ही नहीं उसमें, जैसे कि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन नहीं आ रहा। मगर अगर उनमें कहीं पर भी ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फिर कोई और ग्रुप कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा आ गया, तो फिर वो आपका क्या होगा, फिर वो आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। अब जो ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स में हो जाते हैं। अब देखो कई सारे जो कंपाउंड्स हैं जिनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जिनके मॉलिक्यूल की मतलब जो एक रिंग टाइप के बना रहे हैं, जिनके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जुड़ के, उनमें भी दो तरीके की आपकी क्लासिफिकेशन हो जाती है कि कुछों में तो खुशबू आती है, कुछों में खुशबू नहीं आती है। तो जिनमें खुशबू आती है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे। जिनमें नहीं आती वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। अब जो ये खुशबू वाले कंपाउंड्स हैं ये भी दो तरीके के हो जाते हैं आपके, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। बेंजीन एक आपको पता है एक हेक्सागोनल रिंग होती है इस तरीके से विथ अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स। तो कई बार क्या होता है, यही बेंजीन के कई सारे डिफरेंट वेरिएंट्स आ जाते हैं, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाते हैं ये बेंजीन रिंग वाले। और कई बार नॉन बेंजीनॉइड भी होते हैं जिनमें मान लो ये अल्टरनेट है ही नहीं, मान लो ये हो गया आपका या फिर ये वाला कंपाउंड हो गया, इनमें अल्टरनेट 3 आपके बॉन्ड्स हैं ही नहीं, या फिर ये हो गया आपका, ये आपके नॉन बेंजीनॉइड भी होंगे। अगर मैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बात करूँ आपसे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बात करूं तो ये भी आपके इसी तरीके से दो हिस्सों में टूट जाते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स में। इनमें भी कईयों में खुशबू आती है, कईयों में नहीं आती खुशबू, ठीक है। उसमें बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड नहीं होता हेट्रोसाइक्लिक में। अब हम देखेंगे एलिसाइक्लिक या फिर कोई भी ओपन चेन कंपाउंड को। तो ये कंपाउंड्स बेसिकली, इन कंपाउंड्स को एलिफैटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। एलिफैटिक क्यों, क्योंकि ये बेसिकली ह्यूमन फैट, ऑयल्स इनमें पाए जाते हैं, ऐसे चेन टाइप के स्ट्रक्चर, तो इसलिए इन्हें एलिफैटिक कंपाउंड्स भी बोल दिया जाता है। इनमें स्ट्रेट ब्रांच होती है, ब्रांच होंगी या फिर स्ट्रेट चेन्स होती हैं इनमें एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे आपका नॉर्मल एग्जांपल इथेन, मीथेन, आइसोब्यूटेन।
आइसो की कंडीशन देख लो, किसी के भी नाम के साथ अगर आपके आइसो आ गया तो उसका मतलब ये है कि कोई ना कोई उसमें कार्बन ऐसा होगा जो चारों तरफ से, जो किन्हीं भी तीनों तरफ से जो हो, क्या हो, सॉरी गलत हो गया मुझसे, मैं दैट्स माय बैड। कोई भी अगर आपकी चेन हो कार्बन की, तो उसमें जो सेकंड नंबर के कार्बन है यदि उस पर ब्रांच लग गई तो वो आइसो वर्ड यूज़ हो जाता है उसमें। आइसो की कंडीशन ये होती है कि कहाँ पे आइसो यूज़ करेंगे, कि कोई भी अगर कार्बन की आपके पास चेन होगी, उसमें जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है यदि उस पर ब्रांच आ गई, सिर्फ उसी पर ब्रांच है, तो वो आइसो का एग्जाम्पल होता है। अगर मैं आपसे बोलूँगा आइसोपेंटेन, हाँ, और ये बात रखने लगना कि आइसो में हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन को गिनते हैं, ना कि सिर्फ पेरेंट चेन वाली कार्बन को। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स को हम यहाँ पे गिनते हैं, ये इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अब जैसे मैंने लिखा आइसोप्रोपेन, मेरे को आइसोप्रोपेन तो नहीं होता, सारी आइसोब्यूटेन से ही शुरू होता है। मैंने बोला आइसोपेंटेन मुझे बनाना है, तो CH3 CH2 CH3, मतलब जो भी आप हाइड्रोजन अपने आप लगा लेना, और मैं यहाँ पे अगर ब्रांच लगा दूँ तो ये आ गई आपकी आइसोपेंटेन। फिर ठीक है, फिर ये हो गया एसिटल्डिहाइड, ये देखो एल्डिहाइड होता है ना CHO, अगर यहाँ CH3 के साथ आता है तो ये एसिटल्डिहाइड हो गया, और एसिटिक एसिड हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और यहाँ पे एसीटेट नहीं सॉरी CH3 आ जाएगा, तो एसिटिक एसिड हो गया ये, जो कि एंट स्ट्रिंग में पाया जाता है, जिसे हम मीथेनोइक एसिड भी बोल देते हैं ये। और इसे अब हम यहाँ देखेंगे एलिसाइक्लिक या फिर कोई भी क्लोज चेन या फिर रिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं। बेसिकली एलिसाइक्लिक, इन्हें हम एलिफैटिक साइकिल भी कह देते हैं, क्योंकि स्ट्रेट चेन को ही हमने बेसिकली मोड़ दिया है ना एक तरीके से। ये कंपाउंड में जो होता है कार्बन एटम्स ये जो कंपाउंड्स हैं बेसिकली इनमें कार्बन एटम्स जॉइन हुए होते हैं एक दूसरे से। अब ये होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, अगर इसमें आपके कोई और एटम जुड़ जाते हैं कार्बन के अलावा तो वो हेट्रोसाइक्लिक भी हो जाते हैं। अगर साइकिल में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है तो वो आपके एलिसाइक्लिक हैं, होमोसाइक्लिक हैं सॉरी, और बाकी हेट्रोसाइक्लिक है, जैसे क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोहेक्सेन, और यहाँ पे क्लोरोहेक्सीन आ गया आपका। ये आपके सारे के सारे क्या हैं, होमोसाइक्लिक हैं। मगर यहाँ पे देखो ऑक्सीजन आ गई ना चेन के बीच में, तो ये हेट्रोसाइक्लिक आ गया। एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू इसमें देख लेते हैं, बाद में हम आगे जो होगा इसको और अच्छे से सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें इंक्लूड होता है बेंजीन या फिर उससे दूसरे अदर रिलेटेड कंपाउंड्स, जो दूसरे और होंगे उससे रिलेटेड वो होंगे। ये बेसिकली आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। इनमें बेसिकली क्या होती है, इनके अंदर अरोमा होता है, अरोमा होता है इनके अंदर अरोमा होता है। जैसे अब ये भी दो तरीके से, अगर होमोसाइक्लिक के केस में दो तरीके से हो जाते हैं, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी होते हैं जो बोलते हैं, जैसे फ्यूरेन, थियोफीन, और यहाँ पे पायरिडीन। वहीं पर अगर आपके होमोसाइक्लिक में है तो बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीन तो इसी तरीके से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, और उसमें 3 बॉन्ड्स होंगे। कई बार इधर इसमें बाहर की तरफ कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो जाते हैं तो वो अलग अलग बना ले, जैसे बेंजीन हो गया, या एनिलीन हो गया, या नेफ्थलीन हो गया। नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स में हम क्या करते हैं बेसिकली, उसमें बेंजीन रिंग नहीं बनती, जैसे यहाँ बेंजीन रिंग नहीं बन रही इसमें, ये हो गया आपका क्या, ट्राइपोल1, ये ट्राइपोलॉन बन गया आपका। अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अब हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देख लिया, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फंक्शनल ग्रुप के बेस पे। तो फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आखिरकार क्या होते हैं ये आपके फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, ये एन एटम या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ एटम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हो जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करें। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बनता है, 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर बनता है, या कई बार तो सिंगल भी एग्जिस्ट करता है। तो जो मॉलिक्यूल है उसमें अगर आपके पास मान लो उस मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम्स हैं, तो वो एटम्स का ग्रुप क्या करेगा, काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन करेगा आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को,
वो फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। जैसे हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप, जिसे हम अल्कोहल भी बोलते हैं, OL जिसका सफिक्स होता है, एल्डिहाइड CHO है ना, जिसका अल से भी हम कह देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड COH, ओइक एसिड जिसका सिमिलरली, वो हो गया। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार होमोलोगस सीरीज़ आपकी क्या होती हैं। होमोलोगस सीरीज़ बोलते हैं कि सेम टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, या एक ऐसी फैमिली जिसमें ग्रुप जो हो सेम हो, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप की फैमिली हो ऑर्गेनिक कंपाउंड से, बस नंबर ऑफ कार्बन्स डिफरेंट हो जाते हैं, वो आपका होमोलोगस सीरीज होता है। इट इज़ अ फैमिली और ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल मेड ऑफ विच कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप, जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। इट शो अ ग्रेडेशन इन फिजिकल एंड सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज सॉरी। इनमें क्या होता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाता है, मतलब ग्रेडेशन होती रहती है कार्बन के बीच, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको ग्रेडेशन मतलब इंक्रीमेंट दिखने को मिलता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये इंक्रीज़ होने लगते हैं। एक्सेप्शन कि वहाँ ब्रांचिंग नहीं बन रही होगी, अगर ब्रांचिंग बन रही होगी तो डिफरेंट हो जाएगा। वहीं पर सिमिलरली इनमें केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी सिमिलर हो जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी है, और ग्रेडेशन किसमें होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी दो एडजेसेंट मेंबर्स हैं वो CH2 ग्रुप के डिफरेंस में होते हैं। क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। जिसे हम, इनका जो एटॉमिक मास यूनिट होता है 14U होता है। 14U कैसे होता है, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2, जो कि 14 हो गया ना, 14 हो गया ये। तो देखो एक बार मैं होमोलोगस सीरीज़ बना देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ मैं आपको। एक हमारा कंपाउंड हो सकता है ऐसा भी कि मैं मान लेता हूँ, मेरे पास है एक कंपाउंड CH4, यहाँ पे C2H और 2N+2 कितना होता है, 2 2 4 5 6, C2H6 और C3H8 और C4H10, सॉरी। ये एक आपकी होमोलोगस सीरीज़ है किसकी, एल्केन की। ये एल्केन की होमोलोगस सीरीज़ है। तो अब देखो इसके सक्सेसिव मेंबर्स में कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। ठीक है। तो जैसे जैसे कार्बन के नंबर्स बढ़ते जाएंगे, आपके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है उनमें इंक्रीमेंट होगा, प्रोवाइडेड डैट कि उनमें कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही होगी। ठीक है। और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं होमोलोगस सीरीज़ में, फैमिली की तरह। और मैंने बता दिया 14U का डिफरेंस होता है। कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात जो इनसे रिलेटेड है कि जो आपका मैंने बताया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनका एक फार्मूला होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है, CnH2n+2, और यहाँ CnH2n, और इसका होता है CnH2n-2। ठीक है। ये इनका केमिकल मतलब एक तरीके से कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने की ट्रिक्स, वो हैं फार्मूला है ये, जहाँ पे n नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें सारे मेंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे आपका कोई, इसमें और इसमें आपका कोई भी मिथीन या मिथाइन नाम से कोई भी कंपाउंड नहीं होगा सिंगल कार्बन वाला। इन दो में, ये जो दो होगा इनमें सिंगल कार्बन कंपाउंड नहीं होता, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा वो। अब हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था इससे रिलेटेड। तो मुझे लगता है कि हमें यहीं तक ही अपना आज का जो ये लेक्चर है इसे शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने के लिए हाफ एन आवर का इंट्रोडक्शन ही बहुत है। नॉमेनक्लेचर अब हम अगले उसमें करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।